नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में मैंने आपको निबंध की अगले क्रम में आदिकाल की परिस्थितियों और नामकरण की समस्या पर बताया था। आज हम आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ उनका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। कोई भी काल हो, उस काल का साहित्य रस से पूर्ण होता ही है। आदिकाल में मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता रही। हम इसे सरस शब्दों में यूँ कह सकते हैं, रस से पूरित सभी रासों इस युग की सदा से शान है। वीरों की गाथाओं से पूरित यह साहित्य जगत का मान है। युद्धों का प्रामाणिक चित्रण कल्पना की अनुपम सृष्टि है। वीर व श्रृंगार रस की होती समन्वित वृष्टि है। इतिहास और कल्पना का है मणि कांचन संयोग। आलोचक चिंतक सब करते नित प्रति नए प्रयोग। काव्यात्मक भाषा में इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि हमारे सामने आदिकाल के साहित्य की एक काव्यात्मक सीमा रेखा सामग्री उपलब्ध हो रही है। अब हम बात करते हैं आदिकालीन साहित्य की सामान्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं या प्रवृत्तियां प्रमुख रहीं। धर्मोपदेश, नैतिकता, योग साधना, वीर रस आदि का निरूपण सभी रचनाओं में पाया जाता है। कुछ रचनाएं लौकिक साहित्य से जुड़ी हुई हैं, जिनमें प्रेम और श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसी स्थिति में यह कहना बहुत कठिन है कि इस युग में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही। सभी प्रवृत्तियां अपने अपने ढंग से अपनी महत्ता को ज्ञापित करती हैं। फिर भी बिंदुवार अध्ययन की सुविधा के लिए हम इस प्रकार विभाजन कर सकते हैं। पहली प्रवृत्ति है वीर गाथात्मक। आदिकाल में वीर गाथाओं की प्रधानता रही। हर्षवर्धन के उपरांत केंद्रीय शासन टूट चुका था और खंडों में स्वतंत्र राजा अपना राज्य करने लगे थे। युद्ध प्रियता वीर राजपूतों की प्रवृत्ति रही। सजीव वर्णन, जो भी राजा युद्ध में के मैदान में जाया करते थे, साथ में उत्साहवर्धन के लिए चारण जाति के विशेष रूप से जो थे उनको कवियों को ले जाया करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग के वातावरण का चित्रण निम्न शब्दों में किया है। लड़ने वालों की संख्या कम थी, क्योंकि लड़ाई ही जाति विशेष का पेशा मान ली गई थी। लड़ने वाली जाति के लिए सचमुच ही चैन से रहना असंभव सा था। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहन करने को ही एक वर्ग आवश्यक मानता था। चारण इसी श्रेणी के लोग रहे। गायन कला में निपुण, लेखन कला में सिद्धहस्त। इस प्रकार से वीर गाथात्मक साहित्य इस युग की प्रमुख विशेषता है। दूसरा बिंदु है युद्धों का सजीव और प्रामाणिक चित्रण। जब युद्ध की बात आ रही है तो कवियों के द्वारा जो साथ ही जाया करते थे युद्ध के मैदान में राजाओं के साथ, उनके द्वारा युद्ध का प्रामाणिक वर्णन मिलता है। युद्धों के साज बाज तथा आक्रमण की रीतियों का जैसा वर्णन इस युग में कवियों ने किया, वैसा परवर्ती कवियों में प्रायः नहीं मिलता।
उनकी वीर वचनावली में शस्त्रों की झंकार सुनाई पड़ती है और उनके युद्ध वर्णन के सजीव चित्र वीर हृदयों में अब भी उल्लास उत्पन्न करते हैं। युद्ध क्षेत्र में सजीव चित्र उपस्थित करने में ये कवि बड़े सिद्धहस्त थे। अगली विशेषता लेते हैं हम, वीर और श्रृंगार का समन्वय। वीरता का नया स्वर श्रृंगार से भी पोषित है। उस समय स्त्रियां भी प्रायः पारस्परिक वैमनस्य का कारण हुआ करती थी। इसमें सौंदर्य मुख्य आकर्षण रहा। इस कारण वीर गाथाओं में उनके रूप का वर्णन करना कवियों का अभिष्ट था। युद्ध के समय ही नहीं, शांति के समय भी वीरों के विलास के प्रदर्शन में भी श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। यह परंपरा वीर और श्रृंगार दोनों के समन्वय को उपस्थित करती है। अगला बिंदु है आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा। कवि जिनके राजाओं के आश्रय में अपनी आजीविका प्राप्त करते थे, उनकी प्रशंसा करना, स्तुति करना, उनके विलास वैभव को अपने काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करके उनसे धन इत्यादि भेंट के रूप में, उपहार के रूप में लेना, ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा के अंतर्गत आता है और इसमें अतिशयोक्ति पाई जाती है। अगला बिंदु है रासो काव्य परंपरा। आलोच्य काल में चरित काव्य की परंपरा का निर्वाह भी मिलता है। कथा काव्य एवं चरित काव्य के निमित्त कवियों ने रासो ग्रंथों की रचनाएं शुरू की, जिनके अंतर्गत राजाओं के उत्साह, शौर्य, पराक्रम, प्रेम, राजसेवा, लोकाचार आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय कृत खुमाण रासो, नरपति नाहल कृत विसल देव रासो, जगनिकृत परमाल रासो इसके उदाहरण हैं। अगला बिंदु है लौकिक साहित्य का प्राचुर्य। इस युग में रासो काव्य की तो एक लंबी सूची है ही, लौकिक साहित्य का प्रणयन भी उत्कृष्ट बन पड़ा है। आलोच्य काल में लोक भाषा, लोक परिवेश, लोकाचार की संप्रक्ति से सर्वथा सबल लौकिक साहित्य स्वच्छंद रूप से रचित हुआ है। प्रेम, त्याग जैसे ढोला मारूरा दुहा, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ, ये लौकिक साहित्य की श्रीवृद्धि में अग्र पंक्ति में प्रस्तुत होते हैं। अगला बिंदु है काव्य रूपों का प्राचुर्य। स्वाभाविक है, आदिकालीन साहित्य भाषागत वैविध्य का साहित्य है, भाषागत प्रतिपाद्य में भी विविधता का साहित्य है। भाषा की नवीन उद्भावना स्वाभाविक रूप से काव्य रूपों की नवीन संभावना को जन्म देती ही है। विभिन्न छंद जो तत्कालीन भाषा के श्रृंगार के रूप में हैं और भावों को उद्दीप्त भी करते हैं, पाए जाते हैं। भाषागत वैशिष्ट्य की बात करें तो आदिकालीन साहित्य की अन्यतम उपलब्धि के रूप में उसकी भाषागत विशिष्टता भी प्रधान है। आलोच्य काल में प्रचलित भाषाई रूपों में अपभ्रंश, पिंगल, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप प्रचलित था। अपभ्रंश का प्राचीन रूप सिद्धों, नाथों, तंत्रियों, जैन, बुद्ध आदि साहित्य रचनाओं में मिलता है। छंदों की विविधता ये भी इस काव्य के कला पक्ष की एक विशेषता है। निष्कर्ष रूप में हम कहें तो उपर्युक्त विवेचन के पश्चात कहा जा सकता है कि साहित्यिक प्रवृत्तियों की विविधता, वैशिष्ट्य और वैचित्र्य के आलोक में ही आदिकालीन साहित्य की परीक्षा हो सकती है। पूर्वाग्रही मान्यताओं, संकीर्ण मानसिकता और सांस्कृतिक तत्वों की अनावश्यक छानबीन न करते हुए भाव को प्रधानता दी जाए तो इस युग का साहित्य वीर और श्रृंगार रस के प्रधानता के साथ अन्य रसों को भी अपने में समेटे हुए है। धन्यवाद।